हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 9 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि मास और वेट ये दोनों क्या सेम चीज़ है या ये दोनों अलग है, और अगर अलग है तो क्यों है। अब देखिए, आप सब्ज़ी मार्केट तो जाते ही होंगे। सब्ज़ी मार्केट चलिए छोड़िए, अगर आपके पास में बहुत सारी बॉल्स दे दूँ, एक सेम साइज़ की सारी बॉल्स हैं, एक ही मटेरियल से बनी हुई। अब मैंने आपको 2 पॉलीथीन दी, उन दोनों पॉलीथीन में आपने सारी बॉल्स को डाल दिया। एक पॉलीथीन में बॉल ज़्यादा थी और एक पॉलीथीन में बॉल कम थी। आपने फिर वेट मशीन जो होती है उसमें उसको तौल करके देखा, तो या फिर तराजू जो आप समझते हो उसमें आपने रखा, तो जो बॉल भारी थी जिसमें ज़्यादा बॉल्स थी, ऑब्वियस सी बात है तराजू उसके पल्ले को नीचे कर देता है, और जो बॉल जिसमें बॉल कम थी उसे ऊपर कर देता है। तो यहाँ से हमें 2 बातें क्लियर होगी, एक तो मास और एक वेट। अब मास क्या है? पॉलीथीन के अंदर कंटेंट बॉल को आप मैटर समझ लीजिए और पॉलीथीन को ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर कंटेंट होता है उसे हम कहते हैं मास। क्लियर हुआ? जैसे ए पॉलीथीन मान लीजिए ज़्यादा नीचे आ गई थी और बी नहीं आ पाई थी, तो ज़्यादा मास किसका है? ए का। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने उसमें नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा भर दी। तो मास क्या होता है? तो मास इट इज़ द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच इज़ मेजर्स द इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, जो कि क्या करती है? बॉडी के इनर्शिया को मेजर करती है। अब ये इनर्शिया वाली बात कहाँ से आ गई मैम, ये कैसा बात हो गई? अब देखिए, एक गेहूं की बोरी है और एक ऐसी गेहूं की बोरी है जिसमें गेहूं कम है। ज़्यादा इनर्शिया कौन करेगा प्रोड्यूस? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में चेंज होने का जो रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब जिसको आसान नहीं है उसकी जगह से हटाना, वो ज़्यादा इनर्शिया शो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बोरी जिसमें कि बहुत ज़्यादा गेहूं भरा हुआ है और एक जिसमें कि कम भरा हुआ है, उसमें से आपको बड़ी वाली को हटाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और क्यों इनर्शिया ज़्यादा हो गया? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास मतलब कि उसके अंदर मैटर जो कंटेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो अब मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज मास। क्लियर हुआ? सो इट इज़ द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ बॉडी, जिसकी मदद से हम इनर्शिया ऑफ बॉडी को मेजर करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, किसी इसमें कोई डायरेक्शन का हमें मतलब नहीं है कि किसी डायरेक्शन में कोई मास लग रहा है या फिर किसी डायरेक्शन में मैटर को कंटेंट किया गया है। नहीं, ये सिर्फ मैटर कंटेंट है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। ठीक है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। क्या होती है बच्चों? ये 2 बातें याद रखनी है कि इट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। पहला पॉइंट आप ये याद रखिए, और दूसरा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एंड तीसरा कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है किलोग्राम्स। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। तो जैसा मैंने आपसे कहा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी मास के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है, उसी को ही हम उसका मास कहते हैं। Irrespective of the position of the body in the universe, mass always remains constant. क्या होता है बच्चों? मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर। द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी चीज़ का मास, अब है किसी जिस मैटर को डाल के आपने किसी बॉडी को तैयार किया है, क्या वो ज़ीरो हो सकती है? अगर ज़ीरो हो गई दैट मीन्स की बॉडी ही गायब। ठीक है, तो मास कैसा होता है? द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज मास। जैसे हमारे अंदर, शरीर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर के हम बने हुए हैं, तो ये हमारा क्या है? मैटर है, जो कि हमारी बॉडी को तैयार करता है। तो क्या मैटर कभी ज़ीरो हो सकता है? तो मास कैसे ज़ीरो हो जाएगा? तो मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब आपने सुना होगा कि हर एक प्लैनेट की अलग अलग ग्रेविटी है, जैसे चाहे हम मून की बात करें, चाहे अर्थ प्लैनेट की बात करें या दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। राइट, जैसे कि मून और अर्थ के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वेट में चेंज हो जाता है, या कम होने से वेट में चेंज हो जाता है, लेकिन मास में कभी चेंज नहीं होता।
जैसे कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ पर है और उसका मास 100 kg है और उसका वेट अर्थ पर 980 न्यूटन था, तो जब ये कहाँ जाएगा, मून पर जाएगा, तो क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस मैटर से वो मिलके बना हुआ है वो मैटर तो वही का वही रहेगा। तो मास विल बी 100 kg, ठीक है। मास तब भी क्या होगा, 100 kg ही होगा, लेकिन वेट कैसा हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम व्हाई दिस वेट चेंजेस, ये वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्या हमारा वेट हर जगह चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है वैसे वैसे हमारा वेट भी कम होता जाता है। तो ये एक्चुअल में वेट क्या है ये अभी जानते हैं, ठीक है। फिलहाल आई होप आपको मास क्लियर हो गया है कि मास क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है कि द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज मास, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम्स एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं वेट पर। तो जब मास के साथ आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इंक्लूड कर दो तो वो बन जाता है वेट। जैसे आपको पता है F इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। अब इस a की जगह पर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख देती हूँ g, तो ये F हो जाएगा W विच इज वेट। तो W इक्वल्स टू mg, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम अर्थ पर हैं, अर्थ हमारे ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना हो तो हम हमारे वेट की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, हम नहीं चल पाएंगे, हम यहाँ वहाँ उड़ जाएंगे। इस मास, इस एक्सेलरेशन की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम अर्थ पर प्रॉपर चल पाते हैं। अगर मैं मून पर जाऊंगी तो मैं उतना प्रॉपर नहीं चल पाऊंगी जितना प्रॉपर मैं अर्थ पर चल पाती हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नीचे से कोई हमें जकड़ा हुआ है हमारी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। और ये जकड़न क्या है, मतलब कि क्या हो रहा है कि हमें जो एक हमारी पोजीशन पे रखे हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुआ? तो वेट क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। एक फोर्स जो कि हमें अर्थ पर सीधा खड़ा करके रखता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ रखता है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज W इक्वल्स टू mg, वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम W को gm इंटू m अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी आप सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आप चाहे d को r लिखें या फिर r को d लिखें, कैपिटल M को m1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो W क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है या वेट है? तो भाई अभी हमने आपको बताया कि वेट के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, या फिर वेट इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। m क्या है? मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बात यहाँ से हमें क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब वेट के बारे में बात कर रही थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है अर्थ पर, तो 100 kg मास है। अब अगर वेट की बात करेंगे तो आपने वेट कैसे निकाला है? इस मास में आपने कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा केजी, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 980, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता है होता है न्यूटन। तो वेट किस में लेते हैं बच्चों? हम न्यूटन में लेते हैं। अब क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, एक डायरेक्शन में लगता है, एक्सेलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसी वजह से वेट भी क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहली चीज वेट इज वेट क्योंकि डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ये हमेशा कहाँ लगता है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है? क्योंकि आपका फोर्स किस तरफ लग रहा है? आपको नीचे की तरफ। फोर्स कैसा लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ आपको खींच के रखता है। तो फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ही जो वेट है वो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। वेट ऑफ 1 kg मास इज 98 न्यूटन। अब ये हमें समझ में आ गया क्यों हुआ 1 kg का मास 98 न्यूटन, क्योंकि हमने पूरा निकाल करके देखा, जैसे मैंने भी आपको शो किया था
तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मास हमेशा बॉडी का सेम रहेगा, लेकिन वेट कभी भी सेम नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि हम किस प्लेस पर हैं। मान लीजिए कि आप अर्थ के कोर की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो बच्चों? अर्थ के कोर की तरफ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धीरे धीरे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों? कम होने लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पॉइंट पर पहुँचते जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि हाफ रेडियस हाफ वेट, वेटलेस एट सेंटर पॉइंट। और अगर आप सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियस जैसे जैसे आपकी कम होती जाती है वैसे वैसे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को कम करते हो, और जिस वजह से क्या होगा बच्चों? उस वजह से आपका जो वेट है वो भी कम होने लगेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे आप अर्थ पर आपका वेट कुछ और होगा, और आप जब मून पर जाएंगे तो वो 1/6 हो जाएगा। मून पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वहाँ ग्रेविटी कम है, जिस वजह से आपका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। नाउ इन द स्पेस वेयर g इक्वल्स टू 0 और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। अब अर्थ में जहाँ पर भी उस पोर्शन में, अर्थ नहीं सॉरी स्पेस में, आज बहुत ही गलत वर्ड में बीच बीच में बोल दे रही हूँ, तो स्पेस में जहाँ ग्रेविटी 0 होती है वहाँ वेट भी कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0, तो वेट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। At the center of the earth, weight becomes 0, and this is due to the fact that on going down to the earth, value of g decreases, and at the center of the earth g equals to 0। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाते हो, जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाओगे, आपका वेट रिड्यूस होता जाएगा, और सेंटर पर जाकर के ये जो वेट है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वहाँ पर 0, कोई एक्सेलरेशन वहाँ पर नहीं है। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज ऑन अ प्लैनेट अदर देन अर्थ, ठीक है। अब जो वेट है वो आपका अर्थ के अलावा हर जगह पे जाएगा, और हम सेंटर पर, अर्थ की कोर पर तो पहुंच नहीं सकते हैं। पहुंच सकते हो क्या तुम लोग? बता देना अगर पहुंचोगे तो अर्थ के कोर पर हम कभी नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हमारा जो वेट है थ्रू आउट अर्थ एक जैसा रहेगा। लेकिन कभी आपको मौका मिला और आप मून पर चले गए, मार्स पर चले गए, तो आपका वेट चेंज हो जाएगा, मास जो है वो वही का वही रहेगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक है स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा पैन बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू डिटरमाइन द वेट ऑफ अ बॉडी। तो स्प्रिंग उतना ही नीचे की तरफ जाती है जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे आप इस पर खड़े हुए हैं तो उतना स्प्रिंग नीचे जाएगी, ठीक है, जितना आपकी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो आपको सीधे एक वैल्यू दे देगी कि आप कितने, आपका वेट क्या है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी, एंड पैन बैलेंस विच इज दिस तराजू है ना, इज यूज टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी। देखिए मैंने आपको एक पहले ही बता दिया कि अगर आप पैन के एक तरफ अगर एक ज़्यादा भरी हुई बॉल रखते हो, ठीक है, और एक ही सेम साइज़ की और एक जगह कम रखते हो, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा कंटेंट है, किस पॉलीथिन में ज़्यादा हमने बॉल्स रखी हुई हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो मास कंटेंट निकालने के लिए हम पैन बैलेंस का यूज़ करते हैं, और वेट के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारा जो वेट है वो अर्थ के कंपैरिजन में मून पर, अब मून की बातें क्यों करें, क्योंकि भैया हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसकी बात करना तो बनता है ना। तो बच्चों जब आप मून पर जाते हो तो आपका वेट जो है वो 1/6 हो जाता है। तो किस तरह से हो जाता है, क्यों हम कह रहे हैं कि जो वेट है मून पर वो अगर आपको निकालना है तो अर्थ का जो आपका वेट था उसका डिवाइड बाय 6 कर दो, या फिर अगर आप अर्थ पर हैं तो मून का अगर निकालना चाहते हो और मून पर आपका वेट आपने लिया था, तो अगर आप वापस अर्थ पे आओगे तो मून पर जो वेट था उससे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या है कि कैसे हम हो जाता है कि हमारे मून पर हमारा वेट कम हो जाता है और अर्थ पे ज़्यादा होता है। तो एक छोटा सा रिलेशन है जो कि ये प्रूफ कर देता है। क्या प्रूफ कर देता है कि हम जब मून पर जाएंगे तो हर बार हमारा वेट 1/6 हो जाएगा, हमारा ही नहीं, हर एक बॉडी का, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबका वेट वहाँ जाकर कम हो जाता है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है, ठीक है। इट्स वेट ऑन द मून इज WM, m से हमने मून रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज द मास ऑफ द मून इज m, कैपिटल M, है ना। अब देखिए
इट्स मास ऑन द मून इज WM। एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास क्या है बच्चों, m। किसका मास, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ठीक है, वो हम कितना ले रहे हैं, द वेट इज, यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि इतना सारा लिखे हुए में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो इसका जो वेट है वो है WM, है ना। सपोज द मास ऑफ द मून इज, अब यहाँ पे हमने मून का मास निकाला, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मून का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M एंड इट्स रेडियस, और उसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली है कितनी, RM। तो अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी, अब वेट कैसे हो जाएगा, तो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वेट निकाला था, ठीक है, जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू G M इंटू M अपॉन R M का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ये समझ में आया है आप सभी को कि कैसे किया। अभी कुछ देर पहले ही हमने क्या किया था, यहाँ से W की वैल्यू निकाली थी, ये रही GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कैसे आ गया ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता था, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, याद है, मास प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, फिर जब आपने कांस्टेंट हटाया तो कैपिटल G आपको मिलता था, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे M1 मतलब कि मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है बच्चों, कैपिटल M सफिक्स में M, और हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास है वो हमने कितना लिया हुआ है, M, तो हमने यहाँ पे M लिख दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, रेडियस RM हमने मानी थी मून की, तो हमने यहाँ पे रेडियस ले ली RM। अब क्योंकि आप मून पर कहीं पर भी हो उसकी कोर पर तो नहीं पहुँच जाओगे ना, इसलिए आप इसके बीच में डिस्टेंस किसको लोगे, आपके और आपके मून के बीच के डिस्टेंस की बात करोगे, रेडियस की बात करोगे, तो वो रेडियस क्या है, दिस, है ना। हमेशा अपन डिस्टेंस कैसे लेते हैं, जैसे दो प्लैनेट के बीच में भी ग्रेविटेशनल अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस की बात करते हो, मतलब रेडियस की बात करते हैं हम। ठीक है, चल, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, मान लिया कि जो वेट है आपका वो फोर्स, क्योंकि अब वेट इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स होता है, तो आपने इसकी जगह फोर्स की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, वेट लिख दिया। किसका वेट, आपका वेट, आपका वेट किस पर, मून पर। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारे, अब आगे बढ़ेंगे। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE। अब मान लिया कि उसका जो ऑब्जेक्ट था उसका वेट कितना है, WE, मास तो वही का वही रहेगा। अब हमने ये माना कि चलिए मास जो है हमारी अर्थ का वो है ME और रेडियस जो है वो है RE, और इस हिसाब से हमने एक और इक्वेशन लिखी। इक्वेशन क्या लिखी, WE इक्वल्स टू G इंटू क्या लिखेंगे हम, WE इंटू ME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ME WE अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने रेशियो निकाला WM अपॉन WE का। ठीक है, ये मास होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ, हाँ WE मास, हमने यहाँ पर क्या मास लिया हुआ है इसका, थोड़ा सा क्या डिनोट करने में बड़ा ही WM कंफ्यूजन हो गया है। ME मान लो, स्मॉल ME मान लेते हैं इसको हम, मास तो क्योंकि सेम ही रहेगा भैया ऑब्जेक्ट का, क्या कर रही हूँ मैडम, हाँ चलिए, तो कैपिटल M ये हो गया आपका अर्थ पर, इसका रिलेशन हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, मून और अर्थ का दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा M मास ऑफ मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस एंड डिवाइडेड बाय G M अर्थ का मास इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन RE स्क्वायर। तो हमारे को क्या मिलेगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ठीक है, एंड देन उसके बाद M से M कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल M अपॉन ME एंड दिस विल बी RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। तो ये हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ हम इन सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें सब चीज़ों के बारे में पता है। मास जो होता है मून का वो होता है 5.98 इंटू, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मास हमने पुट कर दिया, आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। फिर हमने क्या किया,
हमने रेडियस ले लिया मून का और अर्थ का ले लिया, इन सारी चीज़ों को जब आप पुट करोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा WM/WE इक्वल्स टू 1/6, मतलब कि वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। मतलब इसका सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति मून पर है तो उसका वेट जो है वो अर्थ के वेट के 1/6 हो जाएगा, आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है रिलेशन, और इसी से हम हमेशा मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वेट मान लीजिए कि 12 kg है अर्थ पर, तो मून पर जाकर के कितना मिलेगा? 12/6, दैट इज 2 kg। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून। अब देखिए एक मून पर क्या है कि अब वेट कम है हमारा, क्योंकि क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो जब आप वहाँ चलते हो तो आपको स्टेबल होने के लिए, जैसे आप नॉर्मली पैर से हम इस तरह से दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, ये आसान होता है, लेकिन वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाना, कौन सा फोर्स लगाना बेटा? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू आपके अर्थ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी कम है, नीचे से जो आपको खींचने वाला फोर्स है, जो आपको अर्थ पर खड़े रखता है, वो जो फोर्स है मून पर कम है। तो मतलब मून की सरफेस पर आप अगर खड़े हो तो खड़े तो रह सकते हो, लेकिन अगर आप जंप करोगे तो वो फोर्स में इतनी ताकत नहीं है होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। मतलब कि अर्थ आपको ज़्यादा हाइट तक जंप नहीं करने देता, लेकिन वही मून पर जब आप कूदोगे, आप जंप करोगे तो आप थोड़ी ज़्यादा हाइट तक चले जाते हो। तो ऐसे ही एक एथलीट का क्वेश्चन था कि भाई जब मैं मून पर अर्थ पर हूँ तो मैं नॉर्मली भागता दौड़ता हूँ, लेकिन वहाँ जंप हाई नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं मून पर जा कर के जंप ज़्यादा कर सकता हूँ तो क्या जो 100 मीटर की रेस मैं अर्थ पे 50 मिनट में, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गए तो 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो क्या वही 15 मिनट में मैं कंप्लीट मून पर कर पाऊँगा, या फिर वहाँ और कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? तो अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स की। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों? अब देखो दो तरीके के फोर्स हमारी बॉडी पर लगते हैं। अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी पर आपको आपकी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, और जब आप कूद रहे होते हो, है ना, जब आप जंप कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को आप कौन से डायरेक्शन में लेके जाते हो? वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ये किसके लिए होता है? जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हो तो जंप करते हो, लेकिन अगर आपको सीधे सीधे इधर भागना है, रेस लगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ग्रेविटी कहाँ पर काम करती है बेटा? आपकी ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ काम कर रही है तो मतलब कि कैसी रहती है बच्चों? वो पॉजिटिव रहती है, और ऊपर की तरफ रहती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो जो व्यक्ति मून पर जंप ज़्यादा कर पाएगा। अब जंप ज़्यादा कर लोगे, जैसे कि अगर आपको किसी आपने कोई कार्टून देखा हो तो, या फिर आप एक ऐसा डिवाइस जानते हो जिसपे खड़े होकर हम कूद के जाते हैं, ठीक है। तो आप जंप क्योंकि ज़्यादा हाइट पर ऊंचा छलांगे ज़्यादा लगा लोगे, तो इसीलिए जो 100 मीटर की रेस आप अर्थ पे कर रहे थे उसमें क्या हो रहा है कि आप भाग तेजी से पा रहे थे। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको अर्थ पर जमा के रखता है, और आप सीधे बहुत तेजी से चले जाओगे। लेकिन अर्थ पे क्या होगा कि आप सीधे नहीं जा पाओगे, आपको बहुत कूदना पड़ेगा, लेकिन उस कूदने की वजह से जो डिस्टेंस आप दौड़ करके कवर कर ले रहे थे वो वहाँ कवर हो जाएगा। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम में। एथलीट, आप अगर 15 मिनट में 100 मीटर कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप 15 मिनट में 100 मीटर ही कंप्लीट कर पाओगे। इसमें कोई भी डिस्टेंस में आपके या टाइम में चेंजेस नहीं आएंगे। और क्यों कूदते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि भैया हमारी जो ग्रेविटी है वो हमें हर जगह इक्वल तरीके से इस तरह से स्टैंड करके रखती थी, हम हॉरिजॉन्टली चल पाएँ। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो बॉडी को उठा के रखने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम जंप करेंगे, और जंप करने से हम आसानी से वहाँ चल पाते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन चलेंगे सीधे इसके क्वेश्चंस पर, जिसकी बेस्ड है आपके इन्हीं टॉपिक्स पर। जैसे कि अ मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। अब हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं। तो 5 × 9.8 आप कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली मैं 5 × 10 करूँ तो मास कितना आ जाएगा, सॉरी वेट कितना आ जाएगा? 50। और वेट की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। तो वेट विल बी 50 न्यूटन। क्लियर है? या 49 न्यूटन, जैसा भी आपको रखना है। क्लियर है? चलो
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। अब मास निकालना है, ठीक है, और वेट हमें दिया हुआ है, तो W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही करेंगे, W अपॉन G आप करोगे यहाँ से तो मास की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मास निकालना है। वेट कितना दिया हुआ है आपको 49, और यहाँ से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 10 रख देंगे तो आपका मास आ जाएगा आपके पास कितना 4.9 किलोग्राम्स। ओके, तो 4.9 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। एल्स आप 9.8 रखोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 5 ग्राम्स। चलिए आगे चलेंगे। अ मैन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास। ठीक है, आसान है, अभी हमने निकाला। इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास ऑन द मून एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। हाँ, तो यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो अ मैन वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ। अब अर्थ पे हमारा वेट 600 न्यूटन है। अब व्हाट इज हिज मास, तो मास निकाल लेंगे, तो वो बच्चों बहुत आसान है, W इक्वल्स टू M इंटू G होता है, और W दिया हुआ है आपको 600। कितना दिया हुआ है 600, तो 600 न्यूटन हो गया। मास और ग्रेविटेशन को 10 मान लो, तो बस 60 अपॉन 10, 600 अपॉन 10 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, तो मास विल बी बेटा, मास कितना हो जाएगा 60 kg हो जाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं, इफ ही वर टेकन टू द मून, बताओ कितना लकी है, सीधे मून पे चला गया, चांद पे चला गया। हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अब उसका जो मास, जब वो मून पर गया तो जो उसका वेट है ना बच्चों, वो हो गया 100 न्यूटन। अब आपसे पूछा कि मास क्या होगा, अब हमने अभी ही पढ़ा हुआ है कि मास हमेशा सेम होता है, तो अगर वो मून पर भी चला जाएगा तो भी उसका मास कितना होगा 60 kg ही होगा। ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। जब आप मून पर जाओगे तो जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, तो मून पर क्या होगा। तो बहुत इजी है बच्चों ये सवाल, आपको बस यही फॉर्मूले को फॉलो करना है और आप इसका आंसर दे दोगे। तो W इक्वल्स टू, अब वेट, नया वेट कितना है उसका, नया वेट 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन मतलब 100 भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/6 तो हो ही जाता है, तो 600 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। इक्वल्स टू मास, तो मास कितना है बच्चों 60 kg इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून देखना है हमें। तो अब यहाँ पे आप कर लो 100 डिवाइडेड बाय 60, तो 10/6 जो है आपका क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। है ना आसान सा सवाल, बहुत इजी सवाल है, आप इसको बिल्कुल करके देखें तो आपका देखिए सारे आंसर्स हमारे वैसे के वैसे ही आ गए हैं। 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी आपकी मून की ग्रेविटी। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक व्यक्ति का वेट है 70 kg, ठीक है। हाउ मच वुड अ 60 kg मेन वेट ऑन द मून, तो मून पर वेट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। एंड व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन में आपको हिंट क्या, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप भी सोच रहे होंगे ये तो मैम बहुत ईजिली बन जाएगा। तो मास इंटू जी कर देंगे हम, तो एम की जगह पर आप क्या कितना लिख देंगे 70, सॉरी ये तो आपका, हाँ वेट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 70 ऑन मून। एंड व्हाट वुड बी हिज मास, मास निकालना है, एंड 1.63 आप इसे कर दीजिए, तो यहाँ पर से सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो वेट कितना हो गया उसका, दस द मेन वुड वेट 114 न्यूटन ऑन द मून। एंड प्लीज़ नोट दैट द मास ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट। ऑब्वियस ही बात है, वेट जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। मास ऑफ इस मेन वुड बी सेम ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मून, एंड दैट इज़ द मास विल बी 70 kg ऑन अर्थ एज वेल एज मून। तो 70 kg का ही वो मनुष्य। अच्छा, यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, ये kg मेन, kg जो है वो मास दिया हुआ है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, ये मास है। वही मैं सोच रही थी kg लिखा है, वेट भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आज का टॉपिक मास और वेट क्या होता है ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट 4 में समझेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में इन डिटेल। और अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया है और इसमें कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख करके बताएं। और हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एज मच एज यू कैन इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी हम रेगुलर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।